स्वागत प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास स्पीकर चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय है भाजपा, अब की बार 25 साल। संदर्भ यह है कि अब से एक सप्ताह पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी बदहाली के संदर्भ में विचार करने के लिए नव संकल्प शिविर के नाम पर राजस्थान के उदयपुर में इकट्ठा हुई थी। देश भर से तकरीबन 430 भाजपा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को वहां बुलाया गया था और उन्होंने परस्पर बैठकर तय करना चाहा कि हम आगे कैसे बढ़ें, क्या कुछ ऐसा करें जिसके चलते कांग्रेस अपनी खोई हुई स्थिति को प्राप्त कर पाए। कांग्रेस की बातचीत के केंद्र में 2024 का चुनाव था, उसके लिए रोड मैप तैयार करने की बात थी। काफ़ी कुछ वहाँ विचार विमर्श हुआ। अब उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी ने भी राजस्थान की राजधानी अर्थात जयपुर में अपने पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया। 3 दिन ये बैठक चलने वाली है, जिसमें अलग अलग स्तर पर बातचीत होने वाली है। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस भाजपा के तमाम पदाधिकारियों की बैठक को देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया गया। कांग्रेस जहां 2024 की बात कर रही थी, वहीं नरेंद्र मोदी अगले 25 साल के लिए अपने कार्यकर्ताओं से संवाद किए। उन्होंने देश के अमृतकाल के संदर्भ में बात करते हुए आने वाले समय को लेकर लगातार सक्रिय रहने का आह्वान अपने कार्यकर्ताओं से किया। भारतीय शास्त्रों में चरैवेति की बात कही गई है। कमोबेश उसी बात को आगे बढ़ाते हुए नरेंद्र मोदी ने बताना चाहा कि पिछले 8 साल का जो समय है वो इस देश के संदर्भ में क्रांतिकारी बदलाव का समय रहा है, लेकिन हमें उन उपलब्धियों पर ही रुक जाना नहीं है। अभी भी करने के लिए बहुत कुछ बाकी है और इसलिए हमको अपनी वर्तमान उपलब्धियों पर, जिसके अंतर्गत 18 राज्यों में भाजपा की या भाजपा की मदद से सरकार है, भले ही हमारे विधानसभाओं में तकरीबन 1300-1400 विधायक हैं, देश के संदर्भ में बात करें तो तकरीबन 400 के करीब सांसद हैं, इतनी उपलब्धि पर मुग्ध नहीं हो जाना है। हमें अभी भी प्रयत्नशील बने रहना है। वह दूसरी पार्टियों पर भी बढ़ते और साथ ही साथ अपने आने वाले समय की चुनौतियों का जिक्र करना नहीं भूले। तो आज हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा अपने पदाधिकारियों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को भेजे गए संदेश के संदर्भ में केंद्रित रहने वाली है। क्या कुछ नरेंद्र मोदी जी ने कहा है और उसके मायने आने वाले समय में भारतीय राजनीति में किस रूप में परिलक्षित होंगे, किस रूप में बदलाव को दिखाएंगे, किस रूप में देश आने वाले समय में स्वरूप लेगा, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। तमाम विपक्षी दलों से जुड़े हुए नेता भी इस चर्चा के केंद्र में, पत्रकार भी हैं और भाजपा के प्रतिनिधि भी हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस मसले पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र अपने समय के महानायक विंस्टन चर्चिल का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था, आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड, टॉयल, टीयर्स एंड स्वीट, अर्थात मेरे पास देने के लिए रक्त, कठोर परिश्रम, आंसुओं और पसीने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो उस समय कहा गया था, क्या नरेंद्र मोदी की भाषा भी कमोबेश उसी प्रकार की नहीं रहती है? जब वह अपनी पार्टी के पदाधिकारियों या कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हैं, वह वर्तमान उपलब्धियों पर मुग्ध होने के संदर्भ में नहीं, बल्कि वर्तमान चुनौतियों का आने वाले समय में मुकाबला करने के लिए ही बात करते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ में देश के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में शुमार वामपंथी विचारक डॉक्टर बादल सरोज जी हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से उनके संजीदा प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय जी भी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मजदूरों की हिमायत में अपना जीवन खपा देने वाले वरिष्ठ विधायकों में शुमार रहे शंकरलाल तिवारी जी भी खास तौर पर जुड़े हैं और इन सब के बीच में तटस्थ राय देने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप चारों का स्वागत है। नियम तो कहता है कि मुझे बातचीत की शुरुआत शंकरलाल तिवारी जी से करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि उनकी पार्टी के मूर्धन्य नेता के द्वारा कही गई बातों पर हम विचार कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हम बादल सरोज जी से करेंगे। लेकिन उस शुरुआत को हम तब करेंगे जब पहले प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ कहा है उसके कुछ हिस्सों को अपने दर्शकों से साझा कर ले और अपने पैनल से भी। तो एक बार सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पार्टी के पदाधिकारियों से। आज राष्ट्रीय पदाधिकारियों की इस बैठक में हम सभी को इस संकल्प के साथ आगे बढ़ना है कि हम जिस भी क्षेत्र में होंगे, जो भी हमारा कार्य क्षेत्र होगा, वहां कोई भी गरीब, कोई भी हकदार नागरिक योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। इसके लिए भाजपा को
नए जागरूकता अभियान शुरू करने चाहिए। चुनाव के समय जैसे हम हर बूथ तक जाते हैं, हर परिवार में पहुंचते हैं, उसी स्पिरिट से घर घर जाना है, एक एक नागरिक तक जाना है। हर घर भाजपा, हर गरीब का कल्याण, हमें इसी भावना के साथ लगातार काम करना होगा। खास करके जब राजस्थान में आप बैठे हैं तो शायद वहां भी कोई ये कहावत जरूर आपके कान पर पड़ेगी। राजस्थान में अक्सर एक कहावत कही जाती है, अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। साथियों, ये कहावत अपनी जगह पर सही है और इसलिए हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। तो आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है। प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो पालेंगे, अर्थात आसमान से तारा भी तोड़कर ला देंगे। बादल सरोज जी मेरे साथ हैं। इस दृष्टि के संदर्भ में, इस संकल्प के संदर्भ में और अतीत की मतलब 8 साल की उपलब्धि के संदर्भ में बादल सरोज जी का चिंतन क्या कुछ कहता है? मेरी आवाज आ रही है? जी बादल जी, आ रही है। मैं आपकी बात से बात शुरू करना चाहता हूं। आपने चरैवेति का उल्लेख किया। ऐतरेय ब्राह्मण में ये जो श्लोक है, उस श्लोक के आगे की पंक्ति है कि सोते हुए सिंह के मुंह में हिरण अपने आप नहीं आता है। जी। चरैवेति का मतलब केवल चलना नहीं है, बल्कि चरैवेति का मतलब उद्यम करना, आगे की ओर बढ़ना, जी। नया सृजन करना। और मुख में किसी चीज के आने का ये मतलब है कि आपको अपने जीवन को और ज्यादा ताकतवर और बलशाली बनाना है। जी। इसलिए ये 25 वर्ष की बात नहीं होनी चाहिए, 50 की भी हो, 100 की भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम किस दिशा में जाना चाहते हैं। जी। अगर हम चिंतन करना चाहते हैं तो ये चिंतन का सर्वश्रेष्ठ समय है। जी। 2 कारणों से। जी। एक कारण तो ये है कि चिंतनीय परिस्थितियों पर किया जाता है और इस वक्त बहुत चिंताजनक परिस्थितियां हैं। जी। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने पिछले 15 वर्षों में उन्होंने जो आर्थिक घोषणाएं की थी या जो नीतिगत घोषणाएं की थी, उनको थोड़ा सा रिविजिट करना चाहिए। जी। उनकी अपनी घोषणाओं को, कांग्रेस और वामपंथियों को छोड़िए, उनकी अपनी जो घोषणाएं थी, जी। मुझे लगता है कि जब वो उनको रिविजिट करेंगे, चाहे वो उद्योग के मामले में हो, चाहे वो श्रम के मामले में हो, चाहे वो रोजगार के मामले में हो, चाहे वो शिक्षा के मामले में हो, तो अगर कोई विमर्श करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसका कुछ नतीजा निकल कर आएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप ये भूल जाइए कि मैं किस पार्टी का हूं और मेरे मित्र लोग जो बैठे हुए हैं वो किस पार्टी के, ये बात भूलकर एक नागरिक के नाते मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पड़ोस में श्रीलंका में जो हुआ है वो पूरे तीसरी दुनिया के और खासतौर से दक्षिण एशिया के देशों के लिए एक सबक की तरह से। वहां भी बिल्कुल अपार बहुमत के साथ जीत कर आए थे, वहां भी लगभग वही प्रक्रिया हुई थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी बैठ गई और उसके नतीजे में वहां तकरीबन अराजकता जैसी स्थिति पैदा हो गई। चिंतनीय प्रश्न ये होना चाहिए दोनों पार्टियों के लिए, सत्ता पार्टी के लिए खास तौर से, कि हमारी आर्थिक स्थिति, आर्थिक प्रणाली कहां तक पहुंची है। हम कहीं किसी बहुत गंभीर संकट में फंसने तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि संकट में अगर फंसने के लिए जा रहे हैं तो इसके लिए उत्तरदायित्व तो इतिहास तय करता है, लेकिन उसकी रेमेडीज, उसके इलाज, उसके समाधान कम से कम ढूंढे जा सकते हैं अगर समय पर पकड़ा जाए तो। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है कि हमें 25 वर्ष की योजना बनानी चाहिए, बिल्कुल बनाए। वो एक राजनीतिक पार्टी के नाते वो 50 वर्ष की योजना भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल 3-4 बड़े सवाल हैं,
उन पर चर्चा करें। खुदाई बाद में होती रहेगी। अभी पूरी की पूरी हमारे हिंदुस्तान की जो प्रमुख समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर उन्हें हेड ऑन कोलिजन करना चाहिए। बादल जी, मैं जरा बीच में रोकना चाहता हूं। आप जो बात कर रहे हैं और भाजपा के पदाधिकारियों की बैठक में या भाजपा का जो स्तर रहता है, उसमें अंतर एक दो हाथ का नहीं बल्कि जमीन आसमान का है। आप चुनौतियों की बात कर रहे हैं, संकट की बात कर रहे हैं, कष्ट की बात कर रहे हैं, और भाजपा ये बता रही है कि इन 8 साल में देश तरक्की के किस मुकाम पर पहुंच गया है। चुनौतियां तो हमारी उपलब्धियों से घबराकर कहीं अंधेरी खो में जाकर छिपक गई हैं। देश को यह बार बार बताया जा रहा है कि पूरा दुनिया मुग्ध है, अचंभित है कि हम किस सफलता के मुकाम पर पहुंच गए हैं। और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि श्रीलंका की हालत देखिए। राहुल गांधी ने बोल दिया था श्रीलंका की जैसी हमारी हालत हो जाएगी। पूरी भाजपा पिल पड़ी है तो देश को बदनाम करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। आप राहुल गांधी के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं बादल जी? शंकर लाल जी अभी ही इसके बाद में मौका पाएंगे तो आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपको देश का विकास बर्दाश्त नहीं, देश की तरक्की बर्दाश्त नहीं। तो आपको लगता है कि आप चिंताओं के संदर्भ में बात करने की बात कर रहे हैं, जबकि बात तो उपलब्धियों पर हो रही है। नहीं, लेकिन उपलब्धियां मालूम पड़ेंगी तो हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे देश के नागरिक के नाते। उदाहरण के लिए जो इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो इंडिकेटर्स होते हैं कि आपका मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा कि नहीं बढ़ा, पिछले 8 साल में लगातार नकारात्मक है। आपका जो इस बार तो बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति पैदा हुई है गेहूं के मामले में। इस बार पहली बार होगा जब पिछले 10 वर्षों में हमारे एग्रीकल्चर का आउटपुट भी गिरने वाला है। वो पैरामीटर है, वो मेरा या किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है। नंबर 3 होता है कि आपके जॉब क्रिएशन की हालत क्या है। उस मामले में भी खुद सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि जॉब क्रिएशन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। आज जारी हुए एनएसएसओ के आंकड़े, जो आंकड़े ये कहते हैं कि पिछले 8 वर्षों में सबसे ज्यादा ऊंची रफ्तार पर मुद्रास्फीति पहुंच गई है। अब चौथी चीज ये बचती है कि हमारी जो इनका बीजेपी का खास तौर से ब्रांड था कि मजबूत सैनिक भारत होना चाहिए, पिछले 3 साल से भारत की सेना में भर्ती नहीं हुई है। और आखिरी बात जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसके प्रति चिंता व्यक्त की है वो ये है कि हम फिस्कल क्राइसिस के दौर में फंसने वाले हैं। हमारे पास अब लगभग श्रीलंका जैसी हालत में पहुंच गए हैं कि हम बाहर का उधार चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे, ये संकट पैदा हो गया है। और रुपए की कीमत जो मोदी जी को बहुत ज्यादा प्रिय थी, वो रुपए की कीमत भी इतिहास में सबसे नीचे आ गई है। तो हम तो बहुत ईमानदारी से बिना किसी आलोचनात्मक मुद्रा के वास्तव में ये जानना चाहेंगे कि उपलब्धियां हैं क्या। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है बादल जी का। भाई बाकी तो सब ठीक है, ये तो बताओ उपलब्धियां हैं क्या। अब इसका उत्तर लेने के लिए मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय जी के पास तो जा नहीं सकता। उनसे तो मेरी ये अपेक्षा करना जायज़ नहीं है कि वो बताएं उपलब्धियां कहाँ हैं। पर शंकरलाल तिवारी जी के पास अगर मैं जाऊँगा तो शंकरलाल जी बुरा नहीं मानेंगे। उन्हें लगेगा कि मैंने नेक काम के संदर्भ में उन्हें याद किया है। तो शंकरलाल जी, बादल जी बड़ी उत्सुकता से, बड़ी विनम्रता से जानना चाहते हैं 25 साल में आप जो कुछ करेंगे वो तो ठीक है, इन 8 साल के संदर्भ में जो सेवा और सुशासन को समर्पित रहे हैं आपके, ऐसा बताया गया है। इन 8 साल में देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ये समझ नहीं पा रहे उपलब्धियों के रूप में। विफलताओं के तौर पर तो हमें बादल जी सवाल की शक्ल में बता दे रहे हैं। तो इस शंका का समाधान करें, कुछ ज्ञानवर्धन हो शंकरलाल जी आपके माध्यम से। नहीं, अभी बादल जी का चिंतन सामने आया जी। बादल जी बड़े संघर्षशील, बड़े पुराने नेता है, मैं उनको सलाम करता हूँ जी। पर चश्मा अपना अपना है, निगाह अपनी अपनी जी, नजर अपनी अपनी है ना जी। अब होता क्या है कि हम जिधर देख रहे हैं जी, हम जिधर देख रहे हैं सब उधर देख रहे हैं जी, पर हम देखने वालों की नजर देख रहे हैं जी। अब बादल जी ने तो इस ढंग से व्याख्या कर दी कि हम बिल्कुल श्रीलंका की हालत में पहुंच गए जी। निश्चित रूप से कुछ बिंदुओं पर बादल जी ने अपनी बात रखी है, उस पर प्रयास भी चल रहा है, प्रयास भी जरूरी है। और उन बिंदुओं की परिस्थिति जन्य जो स्थिति बनी है, मैं परिस्थिति जन्य शब्द पर जोर देना चाहूंगा जी। परिस्थिति जन्य है कोरोना जी। आप क्या बात कर रहे हैं उपलब्धि की जी, छोटी मोटी उपलब्धियां अगर हम गिनाएंगे तो बादल जी आपके हृदय में तो थोड़ी सा आनंद होना चाहिए कि आज देश के अंदर करोड़ों की संख्या में
वो तमाम गरीब महिलाएं, गांव की, किसान मजदूर के घरों की शौचालय प्राप्त कर पाई हैं 70 साल बाद जी। ठीक है, इसमें शिकायतें आ सकती हैं। मैंने कहा नजर अगर ये तो कुछ शौचालय गड़बड़ बने हैं, कुछ शौचालयों में लोग पैसा खा गए हैं, ये बातें आ सकती हैं। पर जिस ढंग से आप उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, जो बुनियादी आम आदमी की चीज, सफाई, स्वच्छता और शौचालय जी, वो काम हुआ है। बिजली उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास हुआ है। बिजली घर घर पहुंचाने का निरंतर प्रयास हुआ है। आप कह रहे हैं, आप अग्रज है बादल जी, मैं आपको खंडन नहीं कर रहा हूं, नजर अपनी अपनी। अब देखिए कोरोना जैसा विश्व युद्ध, मैं उसे विश्व युद्ध कह रहा हूं, पूरी दुनिया लड़ रही थी। ये वो 3rd वार 4th वार कब होगा राम जी जाने, पर एक वार हो गया दुनिया के अंदर जिसमें हम लोगों को बचा नहीं पाए है पूरे वर्ल्ड में। और उस समय हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सुविधाएं आप भी जानते हो बादल जी, मेरे मित्र अन्य बैठे हैं, मैं भी कोई राजनीति में इस ढंग से नहीं बोलना चाहता कि एक तरफा बात कहूं। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सुविधाएं सरकारी किस ढंग की थी, और उन परिस्थितियों में जिस ढंग से ये कहर आया कोरोना का, उसको जिस ढंग से देश की कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन, सरकार, प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री नहीं करते, अमला करता है। हिंदुस्तान का एक एक पुलिसमैन, एक एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कर्मचारी और तमाम प्रशासनिक लोग अपनी जान झोंक करके लड़े। और हमारा सौभाग्य है कि पोलियो का टीका देश में जब 20 साल दुनिया में लग चुका था तब हिंदुस्तान आया, और वैक्सीन का टीका आज जो परिवर्तन का युग है, आज जो हम आगे बढ़ रहे हैं, वो वैक्सीन का टीका आपके हिंदुस्तान में बना, और हमने गरीब देशों को भी भेजा और हमने उसको बाहर भी भेजने का काम किया। देश के अंदर जिस ढंग का आह्वान, जिस ढंग की अपील आज नरेंद्र मोदी जी के लोगों के, आम आवाम के हृदय को छूती ही नहीं, व्यवहार में लाने को कहती है। एक छोटा सा उदाहरण कोरोना के टीका लगाने का, मैं नहीं कहना चाहता विपक्ष की आलोचना, पर अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता ने, जो दुर्भाग्य से बड़े नेता हो गए, राहुल जी, अखिलेश जी, इनने मजाक उड़ा उस वैक्सीन को। पर मोदी जी की अपील पर, सामाजिक संगठनों की अपील पर, या हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया चैनल्स की अपील पर करोड़ों की संख्या में टीका लगाने में हिंदुस्तान सफल रहा है। आज 90% टीके देश के अंदर लग चुके हैं। और इतने ही नहीं, एक तरफ तो कोरोना की लड़ाई लड़ी, अस्पतालों की व्यवस्थाएं सुधारने का काम किया, रातों रात बेड बढ़ाने का काम किया, दवाइयों का इंतजाम, ये वो, उसमें कमियां भी रही, उसमें दिक्कतें भी हुई, पर लड़ाई अपन ने, सबने मिलकर देशवासियों ने लड़ी। शकला जी, मैं थोड़ा बीच में रोकना चाहता हूं। क्या है कि हम तो 8 साल की उपलब्धि पे बात कर रहे थे, आपने कोरोना के संदर्भ में लड़ाई पे केंद्रित कर दिया, तो इसी से सवाल है, कोरोना की लड़ाई भारत ने लड़ी, किसको इनकार है? कोरोना से भारत प्रभावित हुआ, इससे भी इनकार नहीं है। पर कोरोना से तो अमेरिका भी बहुत प्रभावित हुआ, अमेरिका की हालत भी बहुत ख़राब हुई। पर बादल जी जो रेखांकित कर रहे हैं, मोदी जी का वो बयान, जब वो मुख्यमंत्री तो बोलते थे जब रुपया गिरता है ना तो रुपया नहीं गिरता है, देश का सम्मान गिरता है। ये बयान आजकल सोशल मीडिया पे बहुत तैर रहा है। तो चुनौती तो अमेरिका के साथ भी थी, चुनौती भारत के साथ भी थी, और आप तो बताते हैं कि भारत ने जितना बढ़िया मुकाबला किया उतना किसी ने नहीं किया। पर डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया। तिवारी जी, मुकाबला आपने बढ़िया किया और गिर रुपया गया, थोड़ा इस पहेली को सुलझाएंगे? मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, मैं वहीं पर आ रहा था। बादल जी की चिंता थी सर्वहारा वर्ग की जी, बादल जी की चिंता थी मुद्रा स्फूर्ति की जी, बादल जी की चिंता थी रुपए के अवमूल्यन की, जिसे आपने भी कहा जी। उन्होंने अपने बड़े लुभावने शब्दों में कहा कि मोदी जी का जो प्रिय विषय था जी, रुपए की कीमत जी, तो मुझे अच्छा लगा उनकी स्टाइल। तो जो उन्होंने कहा, ये सच भी है, ये भी एक सच है जी, कुछ गिरावट आई है मुद्रा स्फूर्ति में भी, महंगाई में भी और रुपए में। पर इसके बावजूद ये भी सच है कि कोरोना के पहले देश की आर्थिक स्थिति को उन्नत करने का काम जिस तेजी से हुआ है, ये एक अचानक का गड्ढा है,
मैं आप सबसे विनती पूर्वक कहूंगा कि विपत्ति परिवार के इकाई में भी आती है और देश में भी आती है, और उस विपत्ति के बाद भी आप देखिए, एक तरफ तो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट को कहीं न कहीं से ला करके झोंकना, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को, देश के 80 करोड़ गरीब बंधुओं को, मेहनतकश मजदूरों को, फुटपाथियों को, छोटे दुकानदारों को, जहां 10-10 हजार रुपए उनको बैंकों से अपने धंधे बढ़ाने के लिए किया गया, कोरोना के कारण जो नुकसान खा रहे थे, वही 80 करोड़ लोगों को भोजन की व्यवस्था मुफ्त की गई, गैस सिलेंडर मुफ्त किए गए। बादल जी, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, नाचने की जरूरत नहीं है, पर आज करोड़ों घर इंदिरा आवास बनते थे बादल जी, हम आप सब लड़ते थे, एक पंचायत में एक तो इंदिरा आवास आता था। आज करोड़ों की संख्या में देश के हर राज्य में गरीब को घर मिला, और इसलिए एक संभावना है, एक जीवन के। मेरे दो सवाल हैं आपके इन उपलब्धियों के बीच में। मुझे डॉक्टर अजय उपाध्याय के पास जाना है। शंकरलाल जी, इतना बढ़िया आपने काम किया है, ये कौन सा बढ़िया काम है? आप तो स्वयं अपना जीवन मजदूरों के कल्याण के लिए लगा दिए शंकरलाल जी। इतना सुशासन, इतनी सेवा, देश तरक्की के नए मुकाम पर पहुंच गया। दुनिया अचंभित है आपके नेतृत्व में जो देश ने तरक्की की है। ये कौन सी तरक्की है जिसमें 135 करोड़ की कुल आबादी और एक विपत्ति में 80 करोड़ लोग 2 जून की रोटी अपने सम्मान से कमाने के लायक नहीं रह जाते? इस उपलब्धि के संदर्भ में कोई दृष्टि, क्या वाकई आपको अधिकार है कि आप ये बताएं देश तरक्की कर गया है? ये मेरा सवाल है आपसे। ये तो हमें 70 साल की विरासत में मिला है भाई जी, ये 60 साल की विरासत थी, पर आज गेहूं का उत्पादन देश में बढ़ा है, आज दलहन तिलहन का उत्पादन देश में बढ़ा है, आज माने खाद्यान्न की उपलब्धि बढ़ी है। हम आज ये यूक्रेन संकट के बाद लाखों लाख टन गेहूं हमने विदेशों को निर्यात। मेरा उसी से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल था माननीय शंकरलाल जी, आपने वादा किया था 2017 में 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तमाम अर्थशास्त्री, तमाम कृषि जगत से जानकारी रखने वाले लोग ये बता रहे हैं आय तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन कृषि की जो लागत है वो लगभग दुगनी के बराबर पहुंच गई आपके प्रयासों के चलते। और उसके बीच में जानना चाहता हूं, पहली बार मौका आया किसानों को अपनी उपज का ठीक ठाक दाम मिलने का। इस युद्ध के संकट ने किसानों के संदर्भ में अवसर का सृजन किया। गेहूं के दाम पहली बार मंडी के मुकाबले खुले बाजार में ज़्यादा मिल रहे थे, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उस पर भी आपने टंगड़ी मार दी और गेहूं के निर्यात पे पाबंदी लगा दी। किसानों के चेहरे पर आने वाली मुस्कान को आपने आने से पहले ही रोक दिया। ये आक्षेप है आपके संदर्भ में, क्या कहते हैं आप? किसानों की आय दुगनी आपसे हो नहीं रही थी, परिस्थिति को थोड़ा समृद्ध करने की स्थिति में लेकर आए, बर्दाश्त नहीं हुआ आपसे। आपने अपने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, लेकिन किसान अगर गेहूं का दाम थोड़े ज़्यादा पा रहा था, असहनीय हो गया, कष्ट हो गया, परेशान हो गया। आप अगर ध्यान दें, जिस बात की आप कह रहे हैं कि निर्यात रोका गया अभी पिछले 2-3 दिन पहले जी, ये निर्यात प्रारंभ भी हम ही ने किया था। केंद्र की सरकार ने ही निर्यात के बनाए थे, गेहूं का उत्पादन देश के अंदर स्टॉक पड़ा था, और इस नाते ये निर्यात की छूट भी हमने दी। अब ये कितना निर्यात करना है, कितना निर्यात नहीं करना है, कब तक बहाल रखना है और कब रोकना है कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी और कल कोई दिक्कत ना आए, और बाजार में जो दूसरा वर्ग है उसको भी बहुत महंगाई की मार न पड़े। हमने 1 रुपए किलो गेहूं गरीब को क्यों दिया? इसलिए कि वो महंगा गेहूं खरीद नहीं सकता। हम किसान से तो 20 रुपए में 1 किलो गेहूं खरीदते हैं और 1 रुपए किलो देते हैं। ये कौन सा अर्थशास्त्र है? पर ये इसलिए अर्थशास्त्र है, 70 साल की विरासत में हमको 35-40% आबादी गरीब मिली है, और जिसको उस कोरोना के संकट में हमें हर हालत में प्रथम काम था उनका भरण पोषण। लोगों को महंगाई की मार ना पड़े इसलिए गेहूं के निर्यात पर पाबंदी लगा दी। गेहूं से महंगाई की मार पड़ रही है, पर ये तेल के दामों के चलते जो मार पड़ रही है उसके संदर्भ में शंकरलाल जी आपके पास आना चाहता हूं। कुल मिलाकर भाजपा पदाधिकारी दल की बैठक को
कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपके माननीय नव संकल्प शिविर के आयोजक अशोक गहलोत जी ने कहा है कि भाजपा घबरा गई हमारे आयोजन से, इसलिए जयपुर में आकर बैठक कर रही है। ये वो अशोक गहलोत जी कह रहे हैं जिनके अपने ही राज्य के प्रदेश अध्यक्ष युवक कांग्रेस के शिविर के तुरंत बाद पार्टी को टाटा बाय बाय कर गए। झड़ी लगी हुई है पार्टी छोड़ने की। इसके बीच में मोदी जी आह्वान कर रहे हैं 2024 के संदर्भ में नहीं, अगले 25 साल के संदर्भ में। मोदी जी का यह आह्वान आपको अपने लिए कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा संकट महसूस हो रहा है? और डॉक्टर साहब, आज की जो चर्चा रही है प्रधानमंत्री जी की, जी मुझे लगता है कि अच्छा भाषण लिखा गया था और टेलीप्रॉम्प्टर में अच्छे ढंग से उसको स्थापित किया गया था। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री जी आजकल लगता है अपने ही भाषण को लगता है पहले नहीं पढ़ते हैं, जो लिख कर दे दिया जाता है उसको बोल लेते हैं। यदि वो पहले पढ़े होते तो जिस तरह से दोहरापन आ रहा है उनके भाषा में, कार्य में और कार्यशैली में, वो नहीं दिखता। जिस तरह उन्होंने कहा कि जो नफरत फैलाने वाले हैं अंततः उनको विकास के एजेंडे पे ही आना पड़ता है, एक सच्चाई यही उनके पूरे भाषण के दौरान मुझे दिखी कि ये बात कहीं ना कहीं भाजपा परिवार जो इनका संघ है और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो भाषा है उसमें तारतम्यता स्थापित करती है कि भाषा वही है, नफरत फैलाना है लेकिन विकास की भाषा बोलनी है। जहां तक बात अभी हमारे साथियों ने की और आपने भी प्रश्न किया है, मैं एक एक करके उत्तर दूंगा क्योंकि सबको समय दिया है, मुझे पूरा विश्वास है जरूर आपके इस विचार गोष्ठी में सबको समय मिलता है। तिवारी जी एक वरिष्ठ भाजपाई नेता हैं, समाज सेवक हैं, उनके बातों में मैं पूरा भरोसा रखता हूं, लेकिन इस सच्चाई को वो जानते हैं। कोरोना काल में मां गंगे की गोद में कैसे लाशें तैरती रही और इस देश का हुक्मरान कैसे आंख बंद करके अपने गृह, अपने किलाओं में बैठा रहा, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री। कोरोना काल का जो जिक्र चूंकि उन्होंने किया है, किस तरह ऑक्सीजन के लिए लोग दर दर की ठोकरें खाते रहे, सांसें टूटती रही और देश का शासन किस तरह से उस समय अराजकता की स्थिति में था। हाँ, ये काम जरूर उस दौरान हुआ जो मैं बोलना चाहूंगा, 142 अरबपति मित्रों की संपत्ति उसी साल जब लोग त्रस्त थे, परेशान थे, 30 लाख करोड़ रुपया बढ़ा और इनके एक मित्र की तो स्थिति यह है कि वो अब भारत का विश्व का 7वां बड़ा आदमी बन गया आमदनी के मामले में, जबकि भारत के 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, लगभग 12.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई। आज नौकरी के लिए 45 करोड़ लोग दर दर की ठोकर खाते खाते नौकरी मांगना छोड़ दिए। ये मेरा डाटा नहीं है, इन्हीं के CMIE का डाटा है, सरकारी सर्वे जो रिपोर्ट आती है उसके डाटा है। बोलना मैं जरूर चाहूंगा साथ में कि कैसे इस दौरान 10 लाख करोड़ जो बैंकों का घोटाला हुआ था उसको बट्टे खाटे में डाल दिया गया ताकि उसकी वसूली ना हो। वो पैसा किसका था? हमारा और आपका था। 5.5 लाख करोड़ जो है रुपए इन बड़े बड़े पूंजीपति मित्रों की माफ कर दी गई। किसानों की, गरीब मजदूरों की कितनी माफ हुई है जरा देखिए। दूसरी बात, अभी बात हो रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी बोला श्रमिकों के बारे में, गरीबों के बारे में, नौजवानों के बारे में, युवाओं का क्या हाल है। आपने भी देखा और आप भी बार बार रिपोर्ट करते हैं, रोजगार का क्या आलम है। 45 वर्षों में सर्वाधिक बेरोजगारी की दर है। 3-3, 4-4 साल से जो नौजवान तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेना में या रेलवे में, उनको कोई अपॉइंटमेंट, सिर्फ परीक्षाएं जरूर हो जाती है, आज तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 72,000 जो नौकरी है रेलवे की वो खत्म कर दी गई। रोजगार का आलम यह है कि 1,22,000 सेना में भर्ती खाली है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है तैयारियों के बाद, भर्ती के लिए कोई प्रावधान नहीं है। 62 लाख पद, सरकारी पद केंद्रीय सरकार में खाली हैं, यदि उसको भरा जाता तो लोगों को रोजी रोजगार मिलता। तीसरी बात, जिस तरह से महंगाई पर अभी व्यंग किया जा रहा है, जिस तरह से गरीबों पर एक तरह से मैं मानता हूं कि ये व्यंग है। महंगाई की जो कबड्डी है, लोगों की, गरीबों की हड्डी को तोड़ दिया। आज जिस तरह 45% जो है दामों में वृद्धि हुई है घरेलू सामानों में, आम आदमी का जीना दुर्लभ है। 5 किलो जिस तरह मुफ्त अनाज दे करके पीठ थपथपा रहे हैं, मुझे ऐसा दौड़ भी दिख रहा है, कहीं ऐसा ना हो सभी व्यक्ति उस 5 किलो अनाज पर ही निर्भर होने लगे फ्यूचर में। यदि रोजी रोजगार नहीं रहेगा, आमदनी घटेगी, महंगाई बढ़ेगी तो क्या आलम होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ
जिस तरह कोरोना में कुप्रबंधन इस सरकार का रहा, उसी तरह आर्थिक मोर्चे पर सरकार पूरी तरह कुप्रबंधन का शिकार रही है। अजय पांडे जी, मेरा एक सवाल है आपसे, जिस तरीके के आंकड़े धारा प्रवाह रूप में आप इस कार्यक्रम में प्रस्तुत कर रहे हैं, इस सरकार के तथाकथित कुशासन के चलते क्या अव्यवस्था देश में फैल गई है, इसका बखान आप कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से तो होना ये चाहिए कि शंकर लाल तिवारी जी जैसे तमाम लाखों कार्यकर्ता नेताओं को तो जनता घर से बाहर भी ना निकलने दे। पर हालत ये है कि जो इसके विरोध के संदर्भ में स्वर बता रहे हैं, उनकी शहर के बीच में कोई स्थिति नहीं रह गई है। कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ भाजपा की सफलताएं अपने आप में अचंभा पैदा करती हैं। अगर विफलताओं की फहरिस्त इतनी ही वास्तविक है, आपके आक्षेप इतने ही सही हैं, तो फिर जनता के स्तर पर भाजपा की स्वीकार्यता, भाजपा की लगातार जीत, इसके संदर्भ में क्या कहेंगे आप? थोड़ा समझना मुश्किल है, आप सही बोल रहे हैं या भाजपा और प्रधानमंत्री जी सही बोल रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। जो डाटा और जो तथ्य मैंने दिए हैं, ये अजय उपाध्याय के तथ्य और कांग्रेस पार्टी के तथ्य नहीं है, ये पब्लिक डोमेन में है और सरकार के विभिन्न एजेंसियों के द्वारा दिए गए तथ्य हैं, ये मेरा नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि बावजूद भाजपा जीत रही है, इस सच्चाई को हम लोग भी स्वीकारते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में 22 करोड़ लोग पिछले बार भाजपा को वोट दिया था जी, और भाजपा के विरुद्ध में लगभग 65 करोड़ लोगों ने वोट दिया जी। 12 करोड़ लोग कांग्रेस को भी वोट दिया जी। 4 राज्यों में हमने भी जो सरकारें बनाई थी, उसमें से आपने देखा किस तरह मध्य प्रदेश में मनी पावर और मसल पावर के नाम पे अनैतिक करके सरकार गिराने का काम हुआ। महाराष्ट्र में अचानक किस तरह से रातों रात गवर्नर ने शपथ दिला दी थी। यदि हम लोग जागरूक नहीं होते तो वहां भी यह हाल होता। जनता ऐसा नहीं है कि भाजपा को हरा नहीं रही है। पिछले 10 विधानसभा का यदि रिकॉर्ड देखेंगे, पश्चिम बंगाल से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से लेकर के, और अभी बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश का लेंगे तो जनता भाजपा को भी हरा रही है। पंजाब में भाजपा नहीं आ पाती है, क्यों नहीं आ पाती है? मैं विनम्रता के साथ आपको बीच में रोकूंगा डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। ये जो आप हारने का या हराने का उल्लेख कर रहे हैं ना, ये राज्यों के संदर्भ में आपके दावे को एक बार सही माना जा सकता है, लेकिन देश के संदर्भ में अगर बात आती है तो भले ही नवीन पटनायक उड़ीसा में सरकार बनाने में सफल रहते हैं, लेकिन उसी के साथ होने वाले लोकसभा चुनाव में लोग भाजपा को वोट दे देते हैं। ममता बनर्जी 3/4 बहुमत के साथ भले ही विधानसभा में जीत दर्ज करती हैं, पर लोकसभा के संदर्भ में वहां पर भी भाजपा को लोग बराबरी में लाके खड़ा कर देते हैं। देश के संदर्भ में जब बात आ रही है तो लोग अभी भी नरेंद्र मोदी और भाजपा पे भरोसा कर रहे हैं। आपसे सवाल है, अगर आपके आक्षेप गंभीर हैं, बादल सरोज जी के तथ्यों में दम है, अगर देश विफलता के कगार पे जा रहा है, तो इस देश के लोग ना समझ हैं? इस देश के लोगों को पता ही नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं, या आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि देश के संदर्भ में जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जनता की जो उम्मीद है, जनता की जो आकांक्षा है, वो उम्मीद, वो आकांक्षा, वो अरमान भाजपा और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कहीं ना कहीं पूरा कर रहा है। इसलिए देश के संदर्भ में फैसला मतदाताओं का भाजपा के साथ जा रहा है। और डॉक्टर साहब, आप विद्वान पत्रकार हैं, निरपेक्ष पत्रकार हैं जी। और आपकी बात को मैं एकदम सिरे से ले रहा हूं कि सारे विफलताओं के बाद जो हमने गिनाए या विपक्षी पार्टियों ने गिनाए, यह सरकार के तंत्र ने जो तथ्य रखे हैं, बावजूद केंद्र के राजनीति में भाजपा जीतती है। उसके कई कारण हैं और उसको मैं स्वीकारता हूं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। हमारी का मतलब पूरे विपक्ष की कमजोरी है। विपक्ष को जो वोट मिला है उसका आधा वोट भी भाजपा को नहीं मिला, लेकिन चूंकि हम बटे रहते हैं, पहला तथ्य है। दूसरा तथ्य है, जिस तरह से आज चौथे स्तंभ का दुरुपयोग हो रहा है पूरे देश में। मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मेन स्ट्रीम चैनल और मीडिया का आप हाल देख लीजिए। और मीडिया का जो हाल है, ये मैं इसलिए कहूंगा कि जिस तरह उस पर सेंसरशिप लगी, 150-80 देशों में आज 150वें रैंक पर फ्रीडम स्केल में मीडिया भी नीचे आ गई। लोकतांत्रिक सूचकांक में यदि भारत की बात करेंगे तो लोकतांत्रिक सूचकांक में भारत एक तरह से चुनावी लोकतंत्र के बदले चुनावी तानाशाही में जा चुका है। 180 देशों में भारत 97वें पौधान पर आ गया है। मेरा रिपोर्ट नहीं है, डेम का रिपोर्ट है। इसी तरह उदारवादी लोकतंत्र के जो पैमाने दिए जाए तो 23% की कमी आई है। और यदि हम कहें तो
स्वतंत्र से आंशिक स्वतंत्रता के तरफ हम बढ़ गए हैं, 67वें नंबर पर आ गए। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों की बात करें तो ये पूरे वैश्विक स्तर पर और भारत की जो एजेंसियां हैं ये दिखा रही हैं, बावजूद भाजपा ये विफलताएं बता रही हैं। अजय उपाध्याय जी के पास में आंकड़ों की भरमार है, पर मेरे पास आंकड़ों से इतर सवाल हैं, इसलिए मैं राजकुमार सिंह जी आपके पास रुक कर रहा हूं। दो बातों पे आपके पास जाना चाहता हूं। अजय उपाध्याय जी ने आंकड़ों के साथ में ये कह दिया कि कुछ हमारी कमजोरी है, बाकी जीत रहे हैं, पर मोदी जी ने जो बात कही, मेरी टिप्पणी उसके संदर्भ में आपसे अपेक्षित है कि देश अपने लिए अगले 25 साल के लक्ष्य तय कर रहा है, भाजपा भी आने वाले सालों का लक्ष्य तय करे। भाजपा से लक्ष्य तय करने का आह्वान किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता नरेंद्र मोदी ने। बतौर पत्रकार क्या लक्ष्य देख पा रहे हैं आप भाजपा के संदर्भ में, जिसका आह्वान पदाधिकारियों की बैठक में मोदी जी कर रहे हैं? हिमांशु जी, ये 25 साल वाली बात प्रधानमंत्री ने पहली बार नहीं कही है। अगर हमको याद हो जी, तो इस साल का केंद्रीय बजट जब पेश किया गया था जी, तो उसमें अगले 1 साल की चर्चा नहीं थी जी, अगले 25 साल की चर्चा थी जी, और वही अमृत काल और अमृत महोत्सव की चर्चा थी जी, उसी तरह की चर्चा हमने कई राज्यों के बजट में भी देखी जी। अब सवाल उठता है कि वो किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं जी। अभी जो चर्चा हुई, बादल सरोज जी ने भी कहा, शंकर लाल जी ने भी कहा, जय उपाध्याय जी ने भी कहा, मैं जो मोदी सरकार के 8 साल के सेवा सुशासन की बात जो हो रही है और जिन उपलब्धियों की बात प्रधानमंत्री ने कही और जिन चुनौतियों की बात बादल सरोज जी ने कही, उनके बीच में एक बात कहना चाहूंगा कि हमें 2 अलग अलग पैमाने रखने चाहिए जी। एक उपलब्धियां हैं राजनीतिक और दूसरी उपलब्धियां हैं जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने की। जी। दोनों में फर्क है, दोनों एजेंडा अलग अलग है, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। जी। सच बात यह है कि पिछले 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं वो अद्भुत है, चमत्कारिक है। जी। मैं अपनी बात को थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, यह पहला मौका नहीं था 2014 में जब केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। जी। 1977 में बनी, 1989 में बनी, 1996 में बनी, 89 और 96 में दो बनी जी। 89 में, 90 में, 96 में, 97 में। लेकिन जो बाकी गैर कांग्रेसी दल थे उन्होंने कांग्रेस को सिर्फ कमजोर करने का काम किया। उस कांग्रेस की कमजोरी का सही लाभ उठाकर वास्तविक राजनीतिक बदलाव लाने का काम जो काम हुआ वो 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। और वो बदलाव नहीं हुआ, उस बदलाव को लगातार भारतीय जनता पार्टी मजबूत कर रही है। 2022 आते आते जी कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है। थोड़ी सी सच्चाई अजय उपाध्याय जी ने स्वीकार भी की, हालांकि उन्होंने किंतु परंतु लगाए कि भारतीय जनता पार्टी हार भी रही है जी। ये बात सही है, लेकिन कांग्रेस नहीं हरा पा रही है, उसको ज्यादातर क्षेत्रीय दल हरा रहे हैं जी। और विडंबना यह है कि जो क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को हरा पा रहे हैं उन क्षेत्रीय दलों को लेकर के कांग्रेस का रवैया नकारात्मक है। वो उनको देश के हित में नहीं मानती जी। वो कहती भाजपा से नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं। खैर, अब मैं आता हूं राजनीतिक उपलब्धियों पर। जी। 18 राज्यों में सरकार, 1300 विधायक, 400 सांसद और नोटबंदी, जीएसटी जैसे सवालिया निशानों से जुड़े फैसलों के बावजूद 2019 में सीटें बढ़ जाना, किसान आंदोलन 1 साल चला, उसके बावजूद उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापसी और अच्छे बहुमत के साथ वापसी। कहीं ना कहीं मान के चलिए कि राजनीतिक प्रबंधन का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों से बहुत आगे है और उसकी वजह 3-4 बड़े फैसले, जरूरी नहीं कि मैं और आप उनसे सहमत हों, धारा 370 की समाप्ति, सीएए, 3 तलाक, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनसे भारतीय जनता पार्टी की जो साख थी जी कि जिन मुद्दों को लेकर पहले जनसंघ चला फिर भाजपा चली और जब मौका मिला उन्होंने उन पर अमल किया। बहस हो सकती है। अब सवाल आता है जन आकांक्षाओं पर कसौटी का। जी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था या कहिए वायदा किया था 2014 में कि अच्छे दिन आएंगे। जी। सहयोग कहिए, प्रयास कहिए,
शुरू के 1-2-3 साल ऐसा लगा कि कुछ अच्छे दिन आ रहे हैं, लेकिन 2017 के बाद से जिस तरह से अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है और कोरोना काल में जिस तरह पूरी तरह ध्वस्त हो गई है, उसके बाद यह सवाल जरूर उठ रहा है कि राजनीतिक उपलब्धियों के मुकाबले जनता की अपेक्षा की कसौटियों पर खरा करने में सरकार सफल नहीं रही है। 3-4 बातें आपने भी कही। असल इंदिरा गांधी जी के समय में नारा लगता था रोटी कपड़ा मकान। आज हम उसको थोड़ा सा संक्षिप्त कर ले, रोजी और रोटी। पिछले 2 साल में रोजी रोटी का संकट लगातार गहराया है। महंगाई बेलगाम हो गई है। आम आदमी की क्रय शक्ति से जीवन उपयोगी चीजें भी बाहर है। 2 वक्त की भोजन जुटा पाना एक लोअर मिडिल क्लास आदमी के लिए भी मुश्किल हो गया है। गरीब की तो बात छूट है। बेरोजगारी, सरकार का दावा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अब खुद सरकारी या अर्ध सरकारी या गैर सरकारी एजेंसियों का जो आंकड़ा है वो बताता है कि करीब करीब 11 करोड़ लोग नए बेरोजगार पैदा हो गए कोरोना काल में। यानी बेरोजगारी के मोर्चे पर आप नहीं सफल रहे, महंगाई के मोर्चे पर आप सफल नहीं रहे। उसके बावजूद ऐसे 1-2 मुद्दे और भी गिराए जा सकते हैं। अगर जैसा आपने कहा कि इन तमाम सवालों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, वजह क्या? मैं 2 वजह देखता हूं। एक वजह, कांग्रेस पिछले 10 साल जब उसकी शासन रहा मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, उसमें भी दूसरा कार्यकाल खासतौर पर इतनी ज्यादा अपनी साख खो चुकी है, अपनी नीतियों के चलते, अपने घोटालों के चलते, अपने विवादों के चलते, कि लोग उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं। जनाधार इस कदर सिकुड़ गया है कि बमुश्किल आधा दर्जन राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस सत्ता में है या सत्ता की दावेदारी कर सकती है। बाकी राज्यों में या तो वो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर बैठ कर राजनीति कर रही है या चौथे, 5वें, 6ठे नंबर पर चली गई। इसलिए आम मतदाता को, आम नागरिक को लगता है कि देश के संदर्भ में अगर किसी एक दल पर, किसी एक नेता पर भरोसा किया जाता है तो नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी एक पे ही भरोसा किया जाता है। इसको मैं थोड़ा और विस्तार देना चाहता हूँ, बादल सरोज जी के पास जाना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल शंकरलाल तिवारी जी से है। शंकरलाल जी, पहले जब बात करते थे ना आपकी पार्टी के लोग या नरेंद्र मोदी जी, तो अगले 5 साल में या अगले 10 साल तक ही बात करते थे। किसानों की आय 5 साल में दुगना कर देंगे। अब आप 5-10 साल की बात नहीं कर रहे हैं, अब आप बात 25 साल की कर रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है, व्यक्ति अनुभव से सीखता है। सीख गए आप लोग। आपको लगा अगर 5 साल, 2 साल, 7 साल की बात करते हैं तो वो समय लोगों के सामने आ जाता है। लोग पूछने लगते हैं आपने ये कहा था 2022 में दुगनी होनी थी, अब सवाल कर रहे हैं, आप इस पर जाना भी नहीं चाहते हैं। तो अब सीधे 25 साल में हैं। जो ये सवाल को, इस दावे को सुन रहे हैं, 25 साल बाद उनमें से कितने रह जाएंगे ये संकट नहीं रहेगा। तो आपने रास्ता निकाल लिया है जवाबों से बचने का। इसी रूप में देखें आपकी 25 साल की बात को, या कुछ और रूप में देखें? यह सामान्य जिज्ञासा है मेरी। नहीं, आपकी जिज्ञासा उचित है और आपकी जिज्ञासा मैं स्पष्ट कर दूं। आप भी जानते हैं कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको 3 साल में भी पूरा करना है, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको 5 साल, कुछ ऐसे होते हैं 10 साल, और कुछ ऐसे भी राजनीति की दूरदृष्टि होती है कि आदमी 25 साल का भी, अभी बादल साहब ने कहा तो 25 साल का नहीं, राजनीतिक पार्टी के नाते 50 साल का भारत कैसा होगा और 50 वर्ष की बीजेपी कैसे रहेगी, ये सोचना कोई अलग अलग विषय है और अलग अलग विषयों की सामयिकता अलग होती। इस नाते आपने देखा कि अन्य विषयों पे प्रधानमंत्री जी ने कहा 5 साल, 10 साल, और जहां अब वही पिछले 1-2 साल से आपने कभी 5 साल, 2 साल या 3 साल की बात नहीं की है। अब आप बात जो कर रहे हैं ना, वो 25 और 50 साल की बात कर रहे हैं कि सवाल हम सुने और उनके जवाब के संदर्भ में बात करनी होगी तो अगली पीढ़ी बात करे। मैं बहरहाल वापस बादल सरोज जी के पास आता हूँ। बादल सरोज जी, हमारा विषय अब की बार 25 साल, बात 25 साल के संदर्भ में हो रही है। इस नज़रिए के साथ भाजपा है, भाजपा के तमाम नेता अलग अलग मंचों से ये बात भी कहते हैं, हम हमेशा तो नहीं रहेंगे लेकिन अभी 25-40 साल तक तो हम ही रहेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि देश का मुख्य विपक्षी दल इसमें पूरी तरीके से मददगार बना हुआ है?
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में माननीय अजय उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं। राहुल गांधी जी से उनकी उम्मीद है, नव संकल्प शिविर से निकल कर आए, उम्मीद थी कुछ नया करेंगे, पता चला हर तीसरे दिन एक नया साथी में तब्दील हो रहा है प्रतिद्वंदियों के लिए, और जिनसे उम्मीद है वह फिर एक विदेश यात्रा पर निकल गए। इधर नरेंद्र मोदी न स्वयं के संदर्भ बल्कि हर कार्यकर्ता के संदर्भ में चाहते हैं वह पूरे समय राजनीति में सक्रिय रहे, सुबह से रात तक केवल राजनीति करे, केवल पार्टी का काम करे। तो ऐसे संकल्प दिलाने के संदर्भ में, ऐसी अपेक्षा के साथ कार्यकर्ताओं को लगाए रखने वाले राजनीतिक दल का मुकाबला वाकई कर पाएंगे विपक्षी? देखिए, ये बहुत गंभीर सवाल है। मैं आपके यहाँ 2-3 बार पहले भी बोल चुका हूं कि जिस देश में विपक्ष ताकतवर और सक्रिय नहीं होता, उस देश का लोकतंत्र बहुत खतरे में पड़ जाता है। जनता की उम्मीदें सत्ता पक्ष से हमेशा कम रहती हैं, विपक्ष से अधिक रहती हैं कि ये बोलेंगे, लड़ेंगे, चिल्लाएंगे तो हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि वैसा नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस एक अलग से चर्चा किए जाने वाले विषय है, लेकिन कांग्रेस जिस तरीके के, जिसको कहते हैं ना, मतलब सिंबॉलिक मेजर्स जो ले रही है, वो सिंबॉलिक मेजर्स पर्याप्त नहीं है। बहुत गंभीर अंतर मंथन करना होगा उन्हें। मेरी समझ में एक बात नहीं आती जी। मैं बहुत, मतलब मेरे परिवार की 2 पीढ़ियां स्वाधीनता संग्राम में रही, मेरी समझ में ये नहीं आती कि आप गांधी को पूछते पूछते उनके ठीक विपरीत विचारधारा वाली पार्टी में रातों रात किस तरीके से शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं परवरिश में भी खोट है, कहीं ना कहीं जो आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स होनी चाहिए उसमें भी कुछ काम है जो किया जाना बाकी है। मैं बहुत आश्चर्यचकित रहता हूं कि फलाने नेता कल ये बोल रहे थे और आज अचानक वो उधर की ओर में शामिल हो गए। तो कांग्रेस को काफी गंभीर आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। वो एक बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसको वो भूमिका अगर हासिल करनी है तो उसको झटकार के कुछ फैसले लेने पड़ेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता था, आदरणीय शंकर लाल जी मजदूर वर्ग के लिए संघर्षरत रहे हैं, हमारे भी बहुत प्रिय है वो। मैं ये जानना चाहता था कि जो बड़े सवाल हैं अपन उनसे मुंह छुपा लेंगे, एक आध डिबेट में हमारे कुछ पॉइंट स्कोर हो सकते हैं, लेकिन कहीं किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। और बड़े सवाल इंडिकेटर्स के रूप में होते हैं। सरकारें या कोई राजनीतिक पार्टियां जब कोई विमर्श करती हैं तो संकेतकों के रूप में करती है। डॉक्टर भी जब आपको देखता है तो हीमोग्लोबिन का चार्ट देखता है, ईसीजी की रिपोर्ट देखता है, कैल्शियम का लेवल देखता है, पल्स रेट कितनी है वो देखता है। अगर हम उन पे बात नहीं करेंगे और केवल ये कुछ ऐसी ही चीजों को गिनाते रहेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि हम किसी उस पर पहुंच पाएंगे। आपके चैनल की खास बात यह है कि यहाँ पर सारी राजनीतिक पार्टियों से, मतलब बीजेपी से भी चिल्लाने वाले लोग नहीं आते हैं, गंभीरता के साथ बात करने वाले लोग आते हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि अपन, हो सकता है कि हम गलत हों, तो हमें थोड़ा सा सही करने की कोशिश करें, तो बताएं तो सही कि क्या हुआ। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहता था, हालांकि आपने मुझसे पूछी नहीं है वो बात जी, कि ये किस तरीके से जीत रहे हैं चुनाव जी। मुझे लगता है 2 चीजें उसमें देखनी चाहिए। पहली चीज तो ये देखनी चाहिए कि पिछले 8-10 वर्षों में इस देश में न केवल खेल के नियम बदल दिए गए बल्कि खेल का मैदान पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जिस तरीके का पैसा, जिस तरीके का मीडिया कैंपेन और जिस तरीके के मुद्दे जी भारत देश में पिछले 150 वर्षों में कभी नहीं रहे। विभाजन के वक्त भी हिंदू मुस्लिम का प्रश्न उतना गंभीर नहीं रहा जितना ज्यादा विभाजनकारी और ध्रुवीकृत होकर आज हमारे सामने आया है। दलित और सवर्ण का मामला भी वैसे ही। तो मुझे लगता है कि विंस्टन चर्चिल को रिविजिट करना चाहिए, जिनसे आज आपने शुरुआत की थी। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ टेलिंग पीपुल टू गो टू हेल इन सच ए वे दैट दे आस्क फॉर डायरेक्शंस। मतलब डिप्लोमेसी का, राजनीति का आर्ट ये है कि आप लोगों से कहें कि जहन्नुम में जाओ, और इस कलाकारी के साथ कहें कि लोग आपसे रास्ता पूछने लगे कि जहन्नुम कैसे जा सकते हैं। तो लगभग उसी तरीके का मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म क्रिएट किया गया है पूरे देश भर में। और इसको अगर वो अपनी राजनीतिक उपलब्धि मानते हैं तो आई एम सॉरी टू से कि मैलिग्नेंसी की ग्रोथ कभी भी उपलब्धि नहीं होती, वो हमेशा चिंता का विषय होती है। तो ये जो लोगों में जहन्नुम में जाने की एक हुई है भावना, ये अगर उपलब्धि है तो इस मामले में बीजेपी ने बहुत जमकर काम किया है।
और ध्रुवीकृत कर दिया है कि लोग भूखे हैं, लोग रोजगार में मर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हीं को वोट दे रहे हैं और बहुत मुमकिन है कि आगे आने वाले चुनाव में भी उन्हीं को दें। लेकिन ये आप एक बैटल जीत सकते हो, लेकिन देश वार को हार जाएगा। बादल सरोज जी की चिंताएं हैं, हो सकता है राजनीतिक दल जीत हासिल कर ले पर देश हार जाएगा। शंकर लाल जी मेरे साथ में हैं, उनके संदर्भ में दिक्कत ये रहती है बात करते समय कि समझ नहीं पाता हूँ, मजदूर नेता के तौर पर बात करूँ या भाजपा नेता के तौर पर बात करूँ, और उनके साथ में भी यही दिक्कत रहती है, बोलते समय वो मजदूर नेता के तौर पर बोले या भाजपा के नेता के तौर पर बोले। लेकिन बादल सरोज जी आपके पुराने साथी ये कह रहे हैं कि आपने अपनी उपलब्धि ये मान ली है कि आपने लोगों को कहा है कि जहन्नुम में जाओ, और लोग आपसे पूछ रहे हैं सर कैसे जाएं बताएं। क्या कहते हैं शंकर लाल जी, इससे बड़ा कटाक्ष और क्या कर सकते थे बादल जी अपनी मर्यादा में रह के? मैं कह रहा हूँ कि कटाक्ष के तो वो सानी है जी, उनके जैसे कटाक्ष का तो कोई मैंने जोड़ा नहीं हो सकता जी। इसमें कहा उनके कटाक्ष में मैं कुछ कह रहा हूँ जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि न जहन्नुम देखी है अपन ने जी, और न जन्नत। जी। सवाल तो ये है कि आपने एक सवाल कहा कि देश का सम्मान और देश हारेगा। जी, ये बताइए, आप थोड़ी देर पहले आप 25 साल की बात कह रहे थे, जी, हमने 40-50 साल पहले कहा था कि यह कश्मीर हमारा है। जी, अगर हम 50 साल पहले कल्पना नहीं करते और जनसंघ के समय हमारी विचारधारा ये नहीं होती तो आज धारा 370 पर हम हाथ लगाने की सोच भी नहीं। तो धारा 370 हटा के क्या तीर मार लिया शंकर लाल जी? ये सवाल आजकल लोगों के जहन में है। कश्मीरी पंडित बेदखल हुए थे, जो बचे खुचे रह गए थे उनको चुन चुन के मारा जा रहा है। पिछले 15 दिन से अखबार रंगे हुए हैं जो बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडित नौकरी पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपके धारा 370 हटाए जाने के बाद भी उनकी जान सुरक्षित नहीं है। शंकर लाल तिवारी जी, तो कागजों में धारा 370 की समाप्ति घाटी से आतंक की समाप्ति का प्रमाणीकरण नहीं हो गई। इस विफलता के संदर्भ में कुछ कहेंगे? 3 साल हो गए हटाए हुए, क्या 30 साल इंतजार करें वहां से आतंक की समाप्ति के लिए? शंकर लाल जी, तो 70 साल आपने इंतजार किया है तो 30 साल न करिए, 2-3 साल तो कर सकते हैं। 3 साल हो गए ना, इसलिए तो सवाल कर रहा हूं। आपके कहे अनुसार चला, वही आपने संशोधन कर लिया ना। अब आप 3 साल के लिए बात नहीं करते, अब बात आप 25 साल 30 साल के लिए करते हैं। तो घाटी के संदर्भ में शांति की अपेक्षा कितने साल बाद करें? शंकर लाल जी आपसे सवाल कर लेता हूं, कब करूं? क्या अब नहीं मरेगा कोई कश्मीरी पंडित, चुनकर नहीं मारा जाएगा? कि पाकिस्तान की रावलपिंडी और ये अभी परम पूज्य मोहन भागवत जी ने कहा है कि हमारा आज भी दूरदृष्टि है कि हम अखंड भारत बनाएंगे जी। अब लोगों को लगा कि ये कैसी बात हो गई। अब उस समय भी लोगों को लगा धारा 370 से तुरंत पाकिस्तान में आतंकवादियां घट जाएंगी और होंगी ही नहीं, ऐसा हमने नहीं कहा। पर वहां आतंकवादी गतिविधियां घटी है, वहां पत्थर मारने के जिस ढंग के समाचार आते थे आपने ही दिखाए हैं, आपने ही लिखा है, वो सारी नौटंकी वहां कम हुई है। माफ कीजिएगा शंकर लाल जी, अभी तो हमने केवल कश्मीरी पंडितों की हत्या ही दिखाई है और अभी उसी को लेकर हमारा सवाल है, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को बसाने की उम्मीद आपके साथ थी। ये उम्मीद थी कि आप जैसा मजबूत नेतृत्व जब स्पष्ट बहुमत की सरकार के साथ आएगा तो लाखों विस्थापित कश्मीरी पंडितों को अपना खोया हुआ आशियाना, उनकी खोई हुई जमीन, उनका खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान वापस मिल जाएगा। धारा 370 अपने वादे के मुताबिक आप हटा पाने में कामयाब रहे, लेकिन उन उम्मीदों को पूरा कर पाने के संदर्भ में सवाल हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई थी। इनके उत्तर खोजिएगा शंकर लाल जी जब समय आपको मिले तो। लेकिन मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूँ। सवाल इस बात का है कि विफलताओं की फेहरिस्त आप सबके पास में बहुत लंबी है। जहां मौका मिलता है आप धारा प्रभाव पड़ने की स्थिति में होते हैं कि देखिए ये सरकार किस कदर निकम्मी है, ये सरकार हर मोर्चे पर कितनी विफल है, ये सरकार हर स्तर पर किस तरीके से खारिज हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी देखने में ये आता है, जब आप सरकार में थे भाजपा आह्वान करती थी, सड़कें भर जाती थी, जनता सड़क पर आ जाती थी, आपके विरोध में स्वर से आसमान गूंज उठता था। पर आज जब इतनी लंबी फहरिस्त लेकर आप बैठे हैं, इसके बावजूद भी जनता के स्तर पर वो चीख नहीं है, वो चिल्लाहट नहीं है, वो विरोध नहीं है, वो आक्रोश नहीं है। तो वाकई आपकी बात पे भरोसा करें या भरोसा करें मौजूदा सरकार पे? मौजूदा करें भी महसूस करती है
कि देश ठीक दिशा में जा रहा है? क्या कहेंगे इस पर? डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका कि आज जो है आवाज आती है वो चीख भी लोगों की आ रही है। जिस तरह से एक एक दर दर की ठोकर खा रहे हैं लोग रोजगार के लिए, एक एक नौजवान इस देश का आत्महत्या तक कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पूरा परसेप्शन की लड़ाई जो है और मुद्दों की जो बात है उसको डाइवर्ट करने का प्रयास इस देश की हुक्मरान और साथ में जो कब्जा किया हुआ कुछ वर्ग है मीडिया का, वो चाहता है कि सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम के एजेंडे को, बुलडोजर के एजेंडे को, हिजाब के एजेंडे को, नमाज के एजेंडे को, झटके के एजेंडे को, या ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर के एजेंडे को, मौलवी के एजेंडे को ये दिखाया जाए और लोग को जो है वो मूल मुद्दे जो है जिनसे लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है, बिजली का संकट हो, सड़क का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो। मैं पूछता हूँ, सरकार क्या पिछले 8 सालों में 8 भी एम्स बना पाई है? एम्स जैसा संगठन, इंस्टीट्यूशन। आप तो रायपुर के एक वरिष्ठ चीजों को समझने वाले व्यक्तित्व हैं, वहां का रायपुर का एम्स आपने देखा, उसके बाद कोई क्या ऐसा कोई दूसरा कुछ बन पाया हो? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं लोगों के, लेकिन दिक्कत है कि लोगों के वो सवाल आपके माध्यम से, आपका मतलब सिर्फ आप पर प्रश्न नहीं है, आपके माध्यम से जो जनतंत्र का चौथा स्तंभ है वो उन मुद्दों को कम से कम दिखाने का प्रयास करता है। विरोधी दल, हमने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी, हमारे सांसदों को कृषि बिल पर बाहर कर दिया गया, मार्शल के बल पर मारपीट की गई, महात्मा गांधी जी के उस पे हम मूर्ति के सामने पार्लियामेंट के अंदर रातों कई रात बैठे रहे हंगर स्ट्राइक पर। मीडिया का जो रोल होता है, जो करना चाहिए संभवतः वो नहीं कर पाई, एक अफसोस है। साथ में हमारे कार्यक्रम पूरे देश में चल रहे हैं, सभी विरोधी पार्टियों के जो सरकार के से असहमति रखते हैं उनके मुद्दों पर। असहमति रखना राजद्रोह नहीं होता। ये सरकार वैसे लोगों पर, जो लोग सरकार के मुद्दों से असहमति रखते हैं, पिछले 8 साल में 13,000 लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला किया और अजय जी ने काफी विस्तार से बताया। मेरे पास समय सीमित रह गया अजय जी, तो मुझे आखिरी टिप्पणी राजकुमार सिंह जी की लेनी है। अजय उपाध्याय जी 3 लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। एक, जो देश की सरकार है उसके संदर्भ में कि उसने चीज़ों को इस तरीके से दबा दिया है। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया के संदर्भ में वह कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है असंतोष को आवाज़ जो मिलनी चाहिए, जगह मिलनी चाहिए, वो नहीं दे रहा है। और तीसरा, उनका मानना है कि जिस प्रकार का वातावरण देश में बना हुआ है, दूसरी दिशा में लोग सोचने लगे हैं। मैं राजकुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ और आपसे जानना चाहता हूँ, सरकार तो कोई भी रहे अपने विरोध की आवाज़ को प्रोत्साहित कब करती है? आपने कोई उदाहरण देखा है कि कोई सरकार है और जो चाहती है कि उसके खिलाफ आवाज़ें मुखर हों, चाहे वो कांग्रेस की रही हो, चाहे ममता बनर्जी की हो, चाहे जगन रेड्डी की हो? क्या ऐसा उदाहरण आपके पास में है? तो ये शिकायत क्या अजय उपाध्याय जी की जायज़ है? एक। दूसरा, मेन स्ट्रीम मीडिया के संदर्भ में वो शिकायत कर रहे हैं, आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया को पूछ कौन रहा है? सोशल मीडिया का विकल्प जब इतना बड़ा उपलब्ध है, हर असहमति के तहत आदमी अपनी बात रखने के लिए रास्ते खोज लिया है, तो क्या अजय उपाध्याय जी की बात को जायज़ समझा जाए? या आप मानते हैं कि दरअसल देश की नब्ज पर राजनीतिक दलों का हाथ वैसा नहीं है जैसा नरेंद्र मोदी का है? लोग किस और दौड़ पड़ेंगे? इसका हुनर जो मोदी जी के पास है, जिसका उल्लेख अभी हमारे साथ बादल सरोज जी कह रहे थे, वो हुनर का अभाव है और वो हुनर का अभाव ही असल समस्या बनी हुई है। आपकी आखिरी टिप्पणी। हिमांशु जी, मैं आखिरी बात से शुरुआत करता हूं जो आपने कहा जी। सच बात यह है कि देश की राजनीतिक नब्ज पर भाजपा और मोदी जी की पकड़ इस समय शायद सबसे सटीक है जी। उसकी वजह यह हो सकती है उनके पास एक विशाल, सक्रिय और निरंतर सक्रिय राजनीतिक तंत्र है जी। दूसरी बात जो मैं सारे संकट की जड़ में देख रहा हूं, चाहे हम आप हो, मीडिया हो, विपक्ष हो, हम लोग सवाल बहुत करते हैं, जवाब खोजने की कोशिश कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते जी। फिर भी आज की चर्चा के संदर्भ में यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को यह जरूर समझना चाहिए कि एक एजेंडा राजनीतिक हो, चाहे 25 साल का हो, 5 साल का हो, लेकिन एक सुशासन का भी हो, आम जनता के लिए भी हो, जिसमें आम जनता से जुड़े मुद्दे एजेंडा में हो, प्राथमिकता पर हो। तीसरी बात, अजय उपाध्याय जी कह रहे थे कि हमने ये संघर्ष किया, वो सब बिल्कुल किया हो, लेकिन सवाल ये है कि अगर आपकी पार्टी सही मुद्दों पर सही संघर्ष की राह पर है, तो आपके अपने पुराने लोग, चाहे वो सोनिया गांधी की कांग्रेस के हों या बनने वाली राहुल गांधी की टीम के हों,
एक के बाद एक छोड़ के आपको क्यों जा रहे हैं? पहले चिंतन शिविर से आगे बढ़ के आत्मचिंतन करें कि आपके अपने लोग आप पे भरोसा करने को क्यों तैयार नहीं। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है राजकुमार सिंह जी की। कांग्रेस के संदर्भ में तो बात इतनी है, दूसरों का भरोसा छोड़िए, आपके अपनों का भरोसा आप पर क्यों नहीं है, ये आपके लिए विचार का विषय होना चाहिए। जहां तक रही भाजपा के 25 साल के संदर्भ में, तो राजनीतिक रूप से जो इच्छा शक्ति और जो दूरदर्शिता का परिचय भी भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उसके मद्देनजर 25 साल की बात जायज ही समझ में आती है, क्योंकि 2-5 साल में की जाने वाली बात पर सवाल खड़े हो जाते हैं। 25 साल के संदर्भ में हिस्से में आपके इंतजार आता है। तीसरी और आखिरी बात है वो ये कि कुल मिलाकर आप राजनीतिक उपलब्धियां जो भी हासिल कर लें, पर जन आकांक्षाओं के संदर्भ में पूर्ति करने की दिशा में भी भाजपा को विचार करना चाहिए। ये जो सुझाव बादल सरोज जी के माध्यम से आया है, क्या शंकरलाल तिवारी जी के माध्यम से संबंधित जन तक पहुंच पाएगा, और पहुंच जाएगा तो क्या उस पर अमल भी किया जाएगा, इससे जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में आज जो बातें कही गई हैं उस पर यकीन करने के अपने कारण हैं। जिस तरीके से अपनी बातों को, अपने सपनों को साकार करने के लिए पिछले कुछ समय से संकल्पबद्धता भाजपा दिखाती है, उसके संदर्भ में, उसके आगे के लक्ष्य के संदर्भ में आप संदेह कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमारा आज का शेर कहता है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों की, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं इरादों को, उसके मुकद्दर के सफेद पन्ने कभी कोरे नहीं होते। तो कुल मिलाकर एक संकल्प आज फिर दिलाने की कोशिश नरेंद्र मोदी ने की है। क्या वो संकल्प साकार होगा, जानने के लिए 25 साल इंतजार कीजिए और मुझको अब इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए सदा प्रणाम।